हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो है कि राजनीतिक चिंतन के महत्व को आज हम देखेंगे कि वाकई में राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या होता है। हम क्यों राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें। या एक बात और आप सबके दिमाग में आ रही होगी कि राजनीतिक चिंतन को राजनीति के सब्जेक्ट में क्यों जोड़ा गया है, इसका क्या महत्व है, हम किसी के विचारों को क्यों जानें। इस चीज़ को जो है हम समझने के लिए, उसके महत्व को जानने के लिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कोई भी कार्य किया जाता है तो बिना उसके महत्व के हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अब राजनीतिक चिंतन का भी अपना एक महत्व है। बिना महत्व के हम ये कार्य करें क्यों करें। इस आधार पर हमें सबसे पहले जो है राजनीतिक चिंतन के महत्व को जानने से पहले हम ये समझ लें कि राजनीतिक चिंतन क्या है। राजनीतिक चिंतन क्या है। देखिए, चिंतन का मतलब ही होता है विचार रखना या किसी चीज पर विचार विमर्श करना या चिंतन मनन करना, उसी को हम कहते हैं चिंतन या विचार। और अगर ये विचार राजनीति से संबंधित है तो जाहिर सी बात, तो उसे ही कहेंगे हम क्या, राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन, अब ये समझ लें कि वाकई में राजनीति क्या होती है। तो देखिए, राजनीति जो होती है, ये राजनीति शब्द जो है वो लैटिन भाषा के किससे बना है, पॉलिटिक्स से। और पॉलिटिक्स शब्द जो है वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। अब ये यूनानी भाषा के अगर पोलिस शब्द से बना है तो इसका मतलब क्या होगा। तो पोलिस को वहां के लोग पोलिस शब्द का जो उपयोग करते थे वो करते थे नगर राज्य का। नगर राज्य, उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे यूनान में, क्योंकि भाषा यूनानी है, तो इस संबंध में हम देखें कि जब यूनान में उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जो आज वर्तमान रूप में आप राज्य या देश कहते हैं, जिसे कहते हैं। उस समय वो छोटे छोटे नगर राज्य थे तो उसे हम नगर राज्य कहते थे। और इन विषयों का या नगर राज्यों का अध्ययन करने वाला जो विषय था वो था राजनीति। आज के समय में, कि अगर वर्तमान समय की बात करें तो राजनीति का संबंध जो है वो राज्य से है। यानी कि आज वो दूसरे रूप में आ गया, बड़े पैमाने पर आ गया। नगर राज्यों से फिर जो है बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर जो है पुनर्जागरण काल के बाद जो है हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्य की शुरुआत होती है, और राष्ट्र राज्य की शुरुआत ही आधुनिक राज्य की संकल्पना होती है। यानी कि प्राचीन समय में यूनानी भाषा में जिस शब्द का, पोलिस शब्द का उपयोग नगर राज्य के लिए किया गया, उसका मतलब आज के अर्थ में राज्य होता है। और उस राज्य का अध्ययन करने वाला विषय राजनीति होता है। यानी कि ये जो राजनीति का चिंतन होता है वो मूलतः अगर देखा जाए तो राज्य का ही अध्ययन करने वाला विषय है। अब राज्य का अध्ययन हम क्यों करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में क्यों विचार करें कि राज्य क्या है, कैसा है राज्य। तो इस संबंध में जो है अगर इसकी बात की जाए तो यही बात जो है राजनीतिक चिंतन करता है कि वाकई में राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज्य, एक आदर्श राज्य कैसे बनेगा जो सभी बुराइयों से मुक्त हो, या हम उस राज्य की स्थापना के लिए क्या कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों का जो है अध्ययन राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब बहुत सारे विचारक पैदा हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हम राजनीतिक चिंतन हमें नहीं करना चाहिए, हमें राजनीतिक चिंतन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे जो है
उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। इन विद्वानों में हैं जैसे बेकन बेकन हुए, लेस्ली स्टीफन हुए, लेस्ली स्टीफन हुए, बर्क हुए, डनिंग हुए, बहुत सारे आदि विचारक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये कहते थे कि हमें राजनीतिक चिंतन का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने मत को व्यक्त करने के लिए दो तर्क देते हैं, और वो तर्क था, पहला कि तर्क था इनका कि राजनीतिक चिंतन जो होता है वो मूलतः राजनीतिक सिद्धांतों को जन्म देता है, और ये सिद्धांत और शासन करना, राजनीतिक सिद्धांत और शासन संचालन जो होता है, शासन संचालन जो होता है वो दो अलग अलग कार्य हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई इन विचारक जो मान लीजिए जिन विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए, उन्हीं विचारकों के विचार को हम इसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि राज्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए वही राजनीतिक चिंतन है। अब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा विचारक हो तो वो शासन का संचालन कर पाता है? नहीं कर पाता है। हमें इसके उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे हम प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो एक महान विचारक थे, एक आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने राज्य को कैसा होना चाहिए इस पर आधारित अपने आदर्शवादी विचार दिए, लेकिन ये कोई अच्छे शासक नहीं हो पाए। हम कार्ल मार्क्स को ले लीजिए, कार्ल मार्क्स को आप ले लीजिए, ये भी एक महान विचारक हुए, समाज को एक नई दिशा दी, लेकिन फिर भी जो है एक अच्छा शासक नहीं बन पाए। आप कौटिल्य को ले लीजिए, ये भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन ये स्वयं शासक नहीं हो पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके शिष्य थे, लेकिन वो शासक हुए, लेकिन और उस शासन को स्थापित करने में कौटिल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन ये स्वयं शासक नहीं हो पाए। आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान को आप सब समझते हैं कि इतना अमूल्य योगदान था, लेकिन वो शासन में भाग नहीं लिए। यानी कि अगर हम बात करें तो इनका है मानना है, इन सभी विद्वानों का, कि राजनीतिक सिद्धांत अलग चीज है और शासन संचालन अलग चीज है, इसे हम व्यवहार में लागू नहीं कर सकते। इसलिए हमें जब हम इसे व्यवहार में लागू ही नहीं कर सकते तो हम फिर राजनीतिक चिंतन हम करें क्यों? अपना ये दूसरा तर्क देते हैं, कहते हैं कि ये जो राजनीतिक चिंतन होता है, राजनीतिक चिंतन जो होता है यह परिस्थिति जन्य होता है। राजनीतिक चिंतन जो है वो परिस्थिति जन्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी विचारक हुए हैं, अगर वो अपने विचार दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से, उस वर्तमान समय की उन परिस्थितियों से प्रभावित हुए थे, उन समस्याओं का अध्ययन किया उन्होंने, तब जो है अपने विचार व्यक्त किए। चाहे आप कौटिल्य की विचारधारा को ले लीजिए, वो वर्तमान समय की परिस्थितियों से प्रभावित थी और राज्य कैसा व्यवहार करेगा उस संबंध में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। आप प्लेटो को ले लीजिए, वो यूनान की बुराइयों को दूर करने के लिए एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात करते थे, और इसलिए ये जितने भी चिंतन हुए वो किस पर आधारित थे? परिस्थितियों पर, यानी कि उस वर्तमान समय की घटना पर आधारित थे, वर्तमान समय की समस्याओं के अध्ययन पर आधारित थे। तो इस आधार पर भी जो है हमें राजनीतिक चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
क्यों? क्योंकि जब वो परिस्थितियों पर आधारित थे, परिस्थितियां आज बदल चुकी हैं। मान लीजिए उस समय छोटे छोटे नगर राज्य थे, आज ये एक राष्ट्र राज्य का रूप ले लिया, तो फिर हम राजनीतिक चिंतन क्यों करें? हम उनके विचारों को क्यों पढ़ें जब वो परिस्थितियों पर आधारित थे? इस आधार पर इन सब विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए कि हमें राजनीतिक चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार बंदर जो है अपने मरे हुए बच्चे को सीने में चिपकाया रहता, ठीक उसी प्रकार हम भी जो है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं फिर भी जो है इनके चिंतन को जो है हम चिपकाए रहते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जबकि उनका जो है आज के समय में कोई महत्व नहीं है। ये थे जो है इसकी आलोचना करने वाले विद्वान, जो कहते हैं कि हमें राजनीतिक चिंतन नहीं करना चाहिए। अब क्या हमें वाकई में राजनीतिक चिंतन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? इसका अगर कुछ महत्व है तो क्यों है? इस संबंध में भी हम थोड़ा बात कर लें, क्योंकि आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि ये राजनीतिक चिंतन का वाकई में महत्व क्या, हम अध्ययन क्यों करते हैं। देखिए, अब बात की जाए तो राजनीतिक चिंतन के महत्व की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति का संबंध राज्य से होता है, और जब राजनीति का संबंध राज्य से होता है और एक अच्छे राज्य की प्राप्ति हम कैसे कर पाएं, हम अपने वर्तमान समय की समस्याओं को कैसे दूर करें, इन आधार पर हम राजनीतिक चिंतन करते हैं। और देखिए, कोई भी समस्याएं होती है वो एकाएक उत्पन्न नहीं होती, वो जो है अपने अतीत से जुड़ी होती है, और वो अतीत से जुड़ी होने के कारण अगर हमें जो है वर्तमान समय की समस्याओं का समाधान करना है तो हमें उसके अतीत में जाना पड़ता है, तब चीज़ें समझ में आती हैं। इस आधार पर जो है हमें वर्तमान समय की, जैसे अगर भ्रष्टाचार शासन में व्याप्त है, आज के समय की नई समस्याएं भ्रष्टाचार है, जलवायु परिवर्तन का मामला है, ये सारी चीज़ें जो है अगर इन्हें दूर करना है, इन समस्याओं की वर्तमान समय की समस्याओं को हमें दूर करना है, तो हमें जो है उसी अतीत में जाना होगा, उसकी मूल समस्या को समझना होगा, तभी हम उन समस्याओं का ठीक तरीके से निदान कर पाएंगे। इसलिए हमें राजनीतिक चिंतन की अत्यंत आवश्यकता है। अब राजनीतिक चिंतन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए जो है हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। जैसे पहला बिंदु ले लेते हैं, वो है कि राजनीति, राज्य एवं शासन जो है, राज्य एवं शासन दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और शासन उसका मूर्त रूप है। ये राज्य अमूर्त है और शासन उसका मूर्त रूप है। और ये जो दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वाकई में राज्य जो हमारे जो है सभी पक्षों को प्रभावित करता है, हमें एक नई दिशा देता है। आज देखिए कि राज्य का जो है कार्य कितना महत्वपूर्ण हो गया, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो हमसे राज्य जुड़ा हुआ होता है, हमें नई नई सुविधाएं प्रदान करता है। इस आधार पर अगर बात करें तो राज्य का अध्ययन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इतना महत्वपूर्ण संगठन है तो हमें जो हमारे जो है जीवन को नई दिशा प्रदान करता हो, उन दिशा प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण संस्था है उसका अध्ययन करना, उसकी समस्याओं को दूर करने का जो है हम राजनीतिक चिंतन में इस चीज को करते हैं। राजनीतिक चिंतन ही हमें बताता है कि हम कैसे राज्य का अध्ययन करें और एक अच्छे राज्य की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या उपाय करें, और शासन संचालन ठीक प्रकार से कैसे हो पाएगा, ठीक ढंग से जो है शासन का संचालन कैसे होगा, उन शासन संचालन में क्या क्या समस्याएं जो आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी जो है ये जो प्रयास होता है, वो प्रयास हमें राजनीतिक चिंतन से प्राप्त होते हैं। वो उपाय जो है हमें राजनीतिक चिंतन से प्राप्त होते हैं। इस आधार पर अगर देखें तो राजनीतिक चिंतन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि राज्य और शासन जो है
इसके बारे में जानकारियाँ हमें, राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए भी जो है हमें अत्यंत महत्व जो है इसके लिए अध्ययन जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अरस्तु की वो वाक्य जो है इस संबंध में कहना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो होती है वो जीवन के लिए हुई है और ये सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए, यानी कि राज्य की उत्पत्ति जो होती है वो जीवन को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हुई थी, लेकिन एक सदजीवन, एक नैतिकतापूर्ण जीवन को जीने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए वो राज्य में ही संभव है। और इसका अस्तित्व भी इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, यानी कि अगर इस महत्वपूर्ण संस्था को जो है सभी बुराइयों से हमें मुक्त करना है तो हमें राजनीतिक चिंतन करना पड़ेगा। दूसरी बिंदु को अगर हम ध्यान दें तो राजनीतिक चिंतन जो है होता है वो राजनीतिक चिंतन जो है समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने पूरी जो है समाज को एक नए रूप में परिवर्तित कर दिया। जो पुराने समय की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करके एक नए क्रांतिकारी विचार को उद्भूत किया और उस क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से जो है इस समाज को एक नई दिशा दी। जैसे आप जो है रूसो को ले लीजिए। रूसो ने जो है सर्वप्रथम इन्हीं के विचारों से जो है फ्रांस की राज्य क्रांति होती है या फ्रांसीसी जो क्रांति होती है 1789 में, वो फ्रांसीसी क्रांति वो रूसो के विचारों से प्रभावित थी। और इसको और देखें तो मार्क्स के विचारों से ही प्रभावित थी जो सोवियत संघ की क्रांति हुई। सोवियत क्रांति जो होती है 1917 में, ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। और आप महात्मा गांधी को ले लीजिए। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक, इनके विचार जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दिए, एक नई सोच प्रदान की कि किस प्रकार से हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, हिंसा को न अपनाते हुए हम अपने स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत सारे विचारक हुए हैं, उनके विचारों के आधार पर समाज की पूरी दिशा ही बदल गई। आप रूसो के विचारों से फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का एक नया विचार आया। सोवियत क्रांति हुई कार्ल मार्क्स के विचारों से जो प्रभावित थी 1917 में। ये इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे हो समाज में। जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग था, उन दोनों वर्गों के मध्य जो इतनी खाइयाँ इतनी बढ़ गई थी, उन खाइयों को कैसे दूर करें, इस संबंध में भी जो है मार्क्स के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। और इसके इन्हीं के विचारों से एक समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना की बात होने लगी। आप महात्मा गांधी के विचारों को ले लीजिए। अहिंसा परमो धर्म इनका एक विचार था। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, यानी कि आज हमें एक नई दिशा दे रहा है। आज देखिए जितने भी जो है आज समय में जो बहुत सारे संकट देशों पर आ गए हैं, जैसे आज का युग परमाणु युद्ध का समय आ गया है। और परमाणु युद्ध के समय में अगर ये युद्ध होता है तो मानव जाति का ही संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हम देखते हैं कि आज रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं
जो है हमें इस विचार को अपनाने की आवश्यकता है ताकि मानव जाति अपना विकास कर सके और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाए। इसके लिए उपाय हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, जो महात्मा गांधी का था। चलिए और अगला पॉइंट देखते हैं कि हम राजनीतिक चिंतन करें क्यों। अब देखिए, आज की समस्याओं का ही निदान बता रहा है कि हमें क्रांति पर नहीं, शांति पर विचार करना चाहिए। जो शांति के माध्यम से ही जो है राज्य का संचालन या मानव जाति का विकास उस पर निर्भर करता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आप देखते होंगे कि आप दैनिक जीवन में या रोजमर्रा के जीवन में जो है बहुत सारे शब्द सुनते हैं, चाहे वो समानता हो, न्याय हो, शासन के प्रकार हो, यानी कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त शब्दावलियां जो होती हैं राजनीतिक शब्दावलियां जो होती हैं वलियों के अर्थ को भी समझने में हमें राजनीतिक चिंतन अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब ये शब्द क्या हैं, ये शब्द क्या हैं, ये शब्दावलियां क्या हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इधर उधर कहीं जाते आते समय भी जो है हमें न्याय क्या है, लोकतंत्र क्या है, कल्याणकारी राज्य क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बंधुत्व क्या है, या और भी जो है बहुत सारे शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं। अगर जो सुनाई पड़ते हैं शब्द उसके अर्थ को समझना है तो हमें राजनीतिक चिंतन इसमें जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है उसके मतलब को समझने में। अगर ये ना हो तो हम इसके अर्थ को ठीक प्रकार से जान ही नहीं पाएंगे कि वाकई में है क्या ये। इसलिए हमें दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जो राजनीतिक शब्दावलियां उसके अर्थ को भी ये समझने में मदद करता है। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो राजनीतिक चिंतन जो होता है राजनीतिक चिंतन जो है वो हमें अतीत वर्तमान एवं भविष्य को समझने में भी मदद करता है। ये राजनीतिक चिंतन जो है वो हमें अतीत को समझने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे अगर कोई भी घटनाओं का अगर हमें अध्ययन करना हो, उसे समझना हो तो हमें उसके इतिहास में जाना पड़ता है। और जब उसके इतिहास में हम चलेंगे और वो इतिहास राजनीति से जुड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि इसका अध्ययन करने का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि अगर वहाँ की परिस्थितियों को समझना है तो हमें चिंतन करना होगा, और वो चिंतन करना होगा तो वो राजनीतिक चिंतन कहलाएगा। अगर राजनीति से जुड़ा है तो राजनीतिक चिंतन कहलाएगा। कोई भी घटना होती है तो एकाएक नहीं बनती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और उन कारणों को समझने के लिए वो एक ही समय पर एकाएक नहीं घटती। उसके पीछे जो है उसका एक अतीत जुड़ा होता है और वो धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते एक विस्फोटक का रूप लेता है, तब वो घटना घटती है। और उस घटना यानी कि अगर हमें जो है वर्तमान को समझना है तो हमें अतीत को सर्वप्रथम उसके समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान अतीत से ही बना होता है। वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। और अगर अगर हमें भविष्य को समझना है तो हमें अतीत और वर्तमान का भी अध्ययन करना होगा, तब हम भविष्य को समझ पाएंगे। और राज्य जो इतना महत्वपूर्ण संगठन है उसको जो है एक नई दिशा हम कैसे दे पाएंगे, आज की जो वर्तमान की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम कैसे करेंगे,
इस चीज को जो है एक नई दिशा देने का कार्य ही करेगा, वो करेगा राजनीतिक चिंतन। तो यानी कि अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो राजनीतिक चिंतन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो हमें एक नई सोच, एक नई दिशा प्रदान करता है कि हम उन समस्याओं को कैसे दूर करें जो समस्याएं वर्तमान समय में की हों, चाहे वो जब की हों। अगर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम ही जो है वो इसका एक सटीक समाधान निकाल पाएंगे। इसलिए अब आज हम देखें कि इसका राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या है, आज हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसे अतीत के अध्ययन से हम वर्तमान को सुधार सकते हैं, और वर्तमान को जब हम सुधार दें तो इससे हम भविष्य, एक अच्छे भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं, जो हमें एक नई दिशा देगा, एक नई सोच प्रदान करेगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम किसी और पॉइंट को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।